ये बीजेपी कांग्रेस, ये कंट्रोवर्सियाँ जो कि आजकल होती रहती है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े, ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, ये रशिया यूक्रेन, ये इजराइल पैलेस्तीन, सबके सब धरे रह जाएंगे या रहने को अगर यह दुनिया ही नहीं रहेगी। बिन मौसम बारिश का आ जाना और हर बार की अपेक्षा जो बारिश रहती है वो पिछले से कहीं ज़्यादा दिनों तक रहती है, और जो ठंडा का मौसम होता है वो बहुत कम दिनों तक रहता है। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि हम लोग जिस पॉलिसी के साथ इस पृथ्वी को आगे की ओर ले जा रहे हैं, इस दुनिया को आगे की ओर ले जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ दशकों कुछ शतकों में यह दुनिया रहने लायक भी नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज, जो कि आपको लग रहा होगा नाम सुनते हैं कि ये कोई बड़ा सा बोरिंग टॉपिक होगा जिसमें किताबें की बात की जाएगी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो, तो यही सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से, और इसको एक छोटे छोटे टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टर्म्स होते क्या है और इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में ही, अगर कोई चीज़ एकदम लॉन्ग टर्म में होती है, जैसे कि अगर कोई बीमारी ही हो गई जो कि हर एक दिन थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, और उसको होने में मान लीजिए 10 साल लग रहा है, 20 साल लग रहा है, तो हम उस पर सडनली उतना ध्यान नहीं देते। क्योंकि उससे उन सारी चीज़ों से उतना हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब 10 साल 20 साल बाद वो बीमारी अगर बड़ा रूप ले लेती है, तो वो एक तरह से हमारे आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, और उसके इलाज कराने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सेम उसी तरह से जो हम लोग अपने क्लाइमेट के साथ कर रहे हैं, हम अपने अर्थ के साथ कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हो रही है, बहुत लॉन्ग टर्म में हो रही है, जो कि लगभग हम कह सकते हैं 100 साल 50 साल से कहीं ज़्यादा से हो रही है। लेकिन हर एक आने वाला 10 साल 20 साल जो है वो पहले से 100 सालों से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर पिछले दशक जो कि 2011 से 2020 तक का ही बात माने, तो उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी आई थी। मतलब क्या, वो सबसे हॉटेस्ट डेकेड के रूप में इसे काउंट किया जाता है। उसी तरह से ये जो दशक होगा जो कि 2021 से 2030 वाला होगा, वो कहीं ना कहीं पिछले दशक से कहीं ज़्यादा गर्म होगा। तो मेरा जो यह वीडियो लाने का यही एक उद्देश्य है कि हम अपने आसपास के लोगों को ये अवेयर करें कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारे आसपास हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे सुधार करें। तो उस चीज़ को सुधार करने के लिए हमें उन सारी चीज़ों को खुद जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को, जैसे कि क्लाइमेट क्या होते हैं, वेदर क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके सबसे ज़्यादा कि इसके प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं, और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेदर क्या होता है। वेदर वो किसी पार्टिकुलर जगह के 24 घंटे का या फिर घंटे घंटे का, मतलब डे टू डे या आवर टू आवर जो वहाँ का मौसम रहता है। जैसे कि वहाँ पे अगर कोई वर्षा हो रही है तो वहाँ का जो वेदर हम कहेंगे रेनी वेदर है। अगर वहाँ पे अगर ठंडी हो रही है, वहाँ पे अगर गर्मी हो रही है, तो वहाँ का वेदर जो है कोल्ड वेदर हो जाएगा, हॉट वेदर हो जाएगा। मतलब जैसे कि हम कहीं जाना होता है तो उस जगह के वेदर के बारे में देखते हैं, वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि मतलब मौसम का पूर्वानुमान, मतलब वहाँ का मौसम कैसा होने वाला है। तो कैसा होने वाला है, हम किसी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे 10 साल 20 साल का थोड़ी ना हम वेदर देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वहाँ पे अगले 2 दिन में, अगले 1 सप्ताह का वहाँ का वेदर कैसा है। तो वेदर जो होता है 1 से 2 दिन या फिर सप्ताह महीने तक का मैक्सिमम, इसे ही कहा जाता है किसी पार्टिकुलर जगह का वेदर। अब जैसे मान लीजिए किसी जगह का अगर वेदर कोल्ड है, और अगर हम 10 सालों तक का देखें, मतलब एक डिकेड तक का देखें,
तो उस 10 सालों में एवरेज हम वेदर देखेंगे कि वहाँ का एवरेज वेदर क्या था। अगर मान लीजिए अगर किसी जगह का साल भर में 8 से 10 महीने वहाँ पे अगर ठंडी ही रहती है, तो 10 सालों में जो एवरेज अगर वेदर निकालेंगे तो वहाँ का जो 10 सालों में मैक्सिमम ऐसे दिन होंगे जहाँ पे वहाँ का जो वेदर होगा वो ठंडा होगा, कोल्ड वेदर होगा। तो इस तरह से उस जगह का जो एवरेज वेदर निकाला जाएगा वो कोल्ड होगा। तो वो जो एवरेज वेदर होता है किसी जगह का 10 साल 15 साल का जो होता है उसे ही क्लाइमेट कहा जाता है। तो अगर किसी जगह के क्लाइमेट का बात किया जाए तो उसका मतलब वहाँ के लगभग 5-10 सालों तक का वेदर के बात कर रहे हैं कि मतलब वहाँ का एवरेज जो वेदर होता है वो कैसा है। जैसे कि किसी जगह का अगर क्लाइमेट कोल्ड है तो वहाँ पे अधिकतर दिनों कोल्ड ही रहती होगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपके जो ये क्लाइमेट क्या होते हैं। तो आपने अभी तक समझा वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। अब समझते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ये भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो जैसे कि कोई ग्लोब होता है जो कि अर्थ का ही एक मॉडल होता है, उसे ही ग्लोब कहा जाता है। तो अगर कोई चीज़ ग्लोबल हो रही है मतलब पूरे अर्थ पे होता है वो चीज़ अप्लाई। जैसे कि कोई पेंडेमिक है जो कि ग्लोबल है तो उसको ग्लोबल पेंडेमिक कहा जाएगा कि मतलब पूरे अर्थ पे वो लागू होती है। उसी तरह से जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा, वार्म मतलब क्या, गर्म होना। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है इसका मतलब पूरा जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग, पूरे अर्थ पे गर्मी फैल रही है, इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है, मतलब पूरा अर्थ गर्म कैसे हो रहा है। सब कुछ तो वही चीज़ है हमको आसपास दिखने को मिलता है, तो ये अर्थ गर्म कैसे हो रहा है। हम भी अक्सर अपने दादा दादी के या फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनके मुंह से सुनते हैं कि जो गर्मी पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है। तो देखिए नेचुरल जो प्रोसेस है वो सन से जो रेज आते हैं, जो किरणें आती हैं वो आती है और अर्थ पे टकरा के वापस चली जाती है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग होने का ये रीज़न है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा मोटा हो गया है बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों ओर का, जिसको ब्लैंकेट भी कहा जाता है, जो कि अर्थ को चारों से घेर के रखता है, वो थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा मोटा हो गया है, जिसके कारण जो सन से जो आने वाले जो रेज होते हैं वो अर्थ पे आती है और टकरा के जब वापस जा रही होती है तो एटमॉस्फेयर के मोटा हो जाने के कारण जब वो टकरा के वापस जा रही होती है वो एटमॉस्फेयर से टकरा के फिर से वापस आ जाती है और कुछ हद तक बाहर जा पाती है। और अधिकतर जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही फंस के रह जाती है, जिसके कारण जो वो हीट होता है वो हीट तो एक जगह रहने वाला नहीं है। तो अगर दिन के समय कहीं किसी जगह पे अगर सनरेज आया जो कि वहाँ पे हीट के रूप में फंस के रह गया, वो क्या होगा कि पूरे अर्थ पे वो हीट फैल जाएगा। इसी के कारण हमारा जो ग्लोब है या फिर पूरा अर्थ है वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरे अर्थ का गर्म होना। अब समझते हैं कॉसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं। उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल आज से हज़ारों साल पहले जो लिविंग थिंग्स होंगे, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर कोई भी चीज़ जो कि कीड़े मकोड़े या फिर कुछ भी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ जो कि लिविंग थिंग्स होंगे, किसी कारण से वो ज़मीन के नीचे दब गए होंगे। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं दबे हुए चीज़ों के अवशेषों का यूज करते हैं, जिन्हें फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। अवशेष कहने का मतलब रिमेनिंग थिंग्स, मतलब उनके द्वारा जो सड़ने गलने के बाद जो चीज़ बचा उन्हें ही हम अवशेष कहते हैं। इसे ही हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, जिसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन होता है और अदर एलिमेंट होते हैं, और जलने के बाद जो गैसेस रिलीज करते हैं उन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। अब हम बात करते हैं कॉसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज की, मतलब क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या है। सबसे पहला जो कारण है जनरेटिंग पावर्स। तो पावर जनरेट करने के लिए भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, और ये फॉसिल फ्यूल बर्न होकर क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर को मोटा बना रहे हैं या फिर और डेंस बना रहे हैं, घना बना रहे हैं, जिसके कारण हीट ट्रैप हो जाती है और वो वापस नहीं जा पाती है। अगला जो कारण है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मतलब कोई भी सामान जो बनाते हैं
वो सामान बनने में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, या फिर जो केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ को बर्न किया जाता है, या फिर उस फैक्ट्री से कुछ जो धुएँ निकलते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ही जाते हैं। अब जैसे कि कोई चीज़, जैसे क्या क्या बनाया जाता है, जैसे सीमेंट बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, आयरन हो, स्टील हो गया, और पॉलीथीन हो गया, और भी न जाने कितने सारे सामान दुनिया भर में हर रोज़ बनते हैं, और हर रोज़ ना जाने कितने जो जो स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाते हैं। तो ये सारे जो स्मोक है वो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को ही ख़राब कर रहे हैं, जो कि और उनको डेंस बना रहे हैं। अगला कारण है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल को काटना। अब जंगलों में जो पेड़ जो होते हैं वो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वो पेड़ काट ही देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसके द्वारा फिल्टर होकर ऑक्सीजन बन जाता था, अब वो तो नहीं बन पाएगा। लेकिन और उसके जगह पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते थे, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में भी फैल के रह जाएगा। अगला जो कारण है वो पावरिंग बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग को पावर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए। तो ये सारे जो है फॉसिल फ्यूल ही हैं जी, जो कि बर्न होने के बाद ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज होने का जो पहला कारण है वो है वाटर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाना। क्योंकि सिंपल बात है, मैंने बताया कि जो एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो रहे हैं, तो वही हीट जो होते हैं वो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या क्या चीज़ होता है, पहला तो हमारे लिए क्या हो रहा है, आउटडोर वर्क जो है, घर के बाहर काम जो हम लोग करते हैं वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे ही धूप से बाहर निकलते हैं, सनस्क्रीन लगा लो और कपड़े पहन लो अच्छे से, और बहुत सारे एडवाइस दिए जाते हैं कि धूप में ऐसे ही मत निकला कीजिए, कुछ छाता ले लीजिए। मान लीजिए जैसे कोई अगर बाहर में काम करते होंगे, धूप में उनका काम ही है, तो वो लोग कितना कितना मुश्किल से काम करते होंगे। दूसरा, जैसे कि जंगल में आग पकड़ लेता है आसानी से, और वो जो जंगल में आग पकड़ लेता है वो जल्दी बुझता भी नहीं, क्योंकि सामान आसपास के एक तो पहले ही जो मौसम होते हैं गर्म होते हैं, और जो लकड़ियाँ वगैरह जो भी होती है वो गर्मी के कारण और भी ज़्यादा गर्म होते हैं, और वो आसानी से आग पकड़ते चले जाते हैं। अगला, जैसे कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने के कारण क्या होता है कि एक तो वो ग्लेशियर्स जो होते हैं ऐसे मतलब बर्फ होते हैं जो कि हमको पीने लायक तो एक तो पानी दे सकते हैं, और दूसरा वो जो बर्फ पिघल के वो क्या होते हैं ओशन में मिल जाते हैं, और वो जो ओशन वाला वाटर जो होता है, जो हमारे रहने लायक पहले से ही ज़मीन जो कि बहुत कम है, उस ज़मीन को भी क्या करता है, वाटर से ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसको पानी से ढक रहा है। तो और दूसरी तरफ हम लोग का एक तरफ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, और एक तरह से दूसरी तरफ रहने लायक जो ज़मीन है वो भी ख़त्म हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अगला जो प्रभाव है सीवियर स्टॉर्म्स, बड़े बड़े जो तूफान आते हैं। और अगला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो सुखाड़। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वो ही पानी कहीं और बरस जाएंगे, लेकिन जिस जगह से वो गया उस जगह पे तो फिर वो वहाँ पे सुखाड़ ही आएगा। गलती जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं या फिर उनके द्वारा किया जाता है, भुगतना किसको पड़ता है, जो छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। और अगला जो इसका जो प्रभाव है, नॉट इनफ फूड, मतलब हमारे खाने लायक खाना भी एक तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है ठीक से। एक तरह से हम लोग का पॉपुलेशन जो है बढ़ते जा रहा है, और दूसरी तरफ जो एक ये प्रभाव हो रहा है कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए फसलों का, वो क्लाइमेट चेंज होने के कारण फसल उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ों का उगने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, ख़ास वातावरण चाहिए, लेकिन अगर वैसा क्लाइमेट नहीं होगा तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी। जैसे कि कहीं अगर एप्पल की बात करा जाए तो वो एक तरह से कोल्ड क्लाइमेट में ही होगा, उसको आप किसी गर्म जगह पे जैसे कि रेगिस्तान में जाके अगर नहीं उगा सकते हैं, मतलब अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग ये होगा कि वर्ल्ड क्लाइमेट डे का इंतजार न करके हम लोग को अभी से ही इसके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि हम पूरे शहर को जाके बोलें, लेकिन आसपास के दोस्तों से इस बारे में अगर शेयर करें तो हो सकता है कुछ दोस्तों में एक आध दोस्त भी अगर इसके बारे में अगर थोड़ा सीरियस होते हैं तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन मान लीजिए निकल जाएगा।
या फिर कम से कम एटलीस्ट इस टॉपिक पे बात तो होगी और थोड़ा भी तो लोग अवेयर होंगे। तो यही मेरा भी उद्देश्य है कि कम से कम इस टॉपिक पे हर एक आदमी बात करे और छोटा छोटा ये स्टेप हो, हर एक आदमी इसके लिए ले। और अगला जो इसका सॉल्यूशन है वो रिसाइकल रीयूज पे ज़्यादा ध्यान दे कि मतलब अगर कोई बोतल अगर हम लोगों ने खरीदा, अगर उसको रीयूज कर सकते हैं तो हम लोग ज़रूर करें उसका रीयूज क्या, क्योंकि अगर हम उसको फेंक देंगे तो वो पॉल्यूशन में काउंट हो जाएगा, जो कि हमारे सॉइल को या तो पॉल्यूट करेगा, जला देंगे तो या तो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगा। इसीलिए उसको ज़्यादा हो सके रीयूज करना चाहिए और जो चीज़ रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल भी करना चाहिए। और ज़्यादा हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करना है या फिर उसके बारे में सोचना है, वैसे एनर्जी जिसको दोबारा बनाया जा सकता है और हमारे एटमॉस्फेयर को वो नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। जैसे कि सोलर एनर्जी है, जो कि सन से आने वाली जो हीट है उसको उल्टा हम लोग एब्जॉर्ब करके उसका हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए बहुत सारे जो इंटरनेशनल है स्टेप्स हैं वो भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है, जिसमें कि ये तय किया गया था कि जो पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्री लेवल टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है। अब प्री इंडस्ट्री लेवल टेम्परेचर क्या होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रही थी, मान लीजिए मतलब जब औद्योगिकीकरण शुरू हो रही थी, उससे पहले का जो टेम्परेचर जो था उससे 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक लिमिट किया गया है कि इससे ऊपर नहीं जाने देना है। लेकिन जो कि ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है, जिसको हमें 2 डिग्री तक लिमिट करना था। अगर ये टेम्परेचर 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा या फिर 4 डिग्री बढ़ जाएगा तो फिर और भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, जो कि अभी फ़िलहाल ही इतना ज़्यादा मुसीबत का खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर सोचिए 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तब क्या हो सकता है। अगला जो एक स्टेप है जो कि इसके सॉल्यूशन के रूप में ही है, जो कि नेट जीरो। मतलब क्या, जितना हम लोगों ने अगर पेड़ काटा उतना हमें पेड़ लगाना भी चाहिए, या फिर जितना हम लोग मतलब जितना नुकसान करें उसकी भरपाई भी करें। तो यही कॉन्सेप्ट है नेट जीरो का। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और तो आसपास के लोगों को भी शेयर कीजिए और उन लोगों को अवेयर कीजिए। और अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो आपने ये कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।